हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी और जिन लोगों ने मिस कर दिए बाय चांस हो गया होगा किसी वजह से, ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लें। तो आपको उस वीडियो की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लर्निंग का काम कर रहे थे, कुछ नई चीज़ें सीख रहे थे क्लास 11 के अंदर। चीज़ बिल्कुल नई है, हम जो सीख रहे हैं वो बिल्कुल नया है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुश्किल हम चीज़ों को खुद बना देंगे अगर हम लापरवाही करेंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर हम सिस्टमैटिक होकर थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो चलिए, जो आज हम शुरू कर रहे हैं, बल्कि सबसे पहले जो शुरू करना था हमको, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, पहले हम उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि उसके आंसर क्या होने थे, ठीक है। और उसके बाद आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए और फिर मैं आपको कुछ और डायमेंशन बताऊंगा, ठीक है। राइट, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे एंड दीज वर 3। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था और आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था, ठीक है। अब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं और आप अपने आंसर क्रॉस चेक करिए। बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था F अपॉन आई एल, फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। तो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला था आपके पास MLT-2 अपॉन करंट के लिए A एम्पियर और लेंथ के लिए L। So when we solve this, you'll get m, पहले m आता है, फिर l से l हटा दो, क्या बचा t-2, और फिर ऊपर a जब जाएगा तो a की पावर -1 आएगा, mt-2 a-1, ये आया। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में हमारे पास था b, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल लिया mt-2 a-1 और इनटू a का मतलब एरिया, और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला था हमारे पास L स्क्वायर। तो अब हमारे पास आता है ML2 t-2 a-1, ML2 t-2 a-1, ये होगा। आफ्टर दैट अब बात करते हैं NIA की, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA। N का मतलब था नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है? सिर्फ नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट नहीं होती तो डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होता, ठीक है। तो n के लिए तो कुछ लिखेंगे नहीं, a के लिए लिखेंगे आप, i के लिए लिखेंगे एम्पियर और a के लिए लिखेंगे, a था एरिया, एरिया के लिए लिखते हैं हम L स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है a, लिखने का तरीका क्या है, पहले हम L2 लिखेंगे फिर a। अब क्योंकि इसके अंदर m नहीं आया, ठीक है, m नहीं आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक तो इसका ये तरीका हो गया, एक तरीका हो गया कि मैं इसको ऐसे लिख लूं m0, जो एब्सेंट है उसके पावर में 0 लगा देते हैं, m0 L2, t भी नहीं था तो t भी 0 और a, ml2 t0 a। या तो आप ये लिख लें या ये लिख लें, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये उन 3 क्वेश्चनों के आंसर थे जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है, जो आपको मैंने होमवर्क दिया था। अब चलते हैं कुछ आगे, ठीक है। मैं डायमेंशन फॉर्मूला आपको और भी दूंगा, आपको एज अ होमवर्क भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजों के डायमेंशन फॉर्मूले लिखने हैं, बस आपको उनका फॉर्मूला याद करना है और उसके बाद उसके डायमेंशन निकालने हैं। तो ये बहुत ईजी काम है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट क्या है पता है? वर्ल्ड में जितनी भी डायमेंशन, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भी सुन रखा हो आपने आज तक, जिस भी चीज का नाम सुन रखा हो, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, पावर, जो भी सुन रखा हो, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को 4 कैटेगरीज में रखा जाता है। मतलब 4 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनमें से ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, 4 टाइप्स। फर्स्ट, डायमेंशनल कांस्टेंट। सेकंड, डायमेंशनल वेरिएबल। थर्ड, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एंड फोर्थ, डायमेंशनलेस
वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल। ये 4 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब बेसिकली ये 4 कैटेगरीज हैं जिनमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज को रखा जा सकता है। ओके, अब सुनिए क्या मतलब निकलता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशन का बेसिकली मतलब है क्या, क्या मतलब है। जैसे मैं बोलता हूं कि एक रूम की डायमेंशन है 24 इंटू 12 इंटू 10, एक रूम की डायमेंशन है। क्या मीनिंग समझते हो उसका? इसका मीनिंग ये निकलता है कि रूम की लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट इतनी है। चलो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ये पता है कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये शायद 5th क्लास का बच्चा भी आंसर कर सकता है। अब वो क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है कि मैं आपको एक नंबर देता हूं 10 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, और एक देता हूं मैं आपको 5 इंटू 2 इंटू 1। अब मैं आपसे पूछता हूं इनमें से बड़ा कौन है। ये 2 डिफरेंट रूम्स की डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इन दोनों में से 10 इंटू 4 इंटू 2 या 5 इंटू 2 इंटू 1 में से बड़ा कौन है, किसका आंसर ज्यादा आएगा, कौन सा रूम बड़ा होगा, सोचिए। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर ये होगा कि सर ये ऊपर वाला रूम बड़ा होगा। सब लोग श्योर हैं, यही कहना चाहते हैं? क्योंकि सर इसमें 10 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका आंसर ज्यादा आएगा और इसका आंसर कम आएगा। श्योर है, यही आप कहना चाहते हैं? चलिए अब मैं आपको बताता हूं। ये हो गया मेरे पास, मैं इसको ठीक से लिखता हूं 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक, और नीचे वाले को लिख दिया मैंने 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर। कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? नीचे वाला हो गया। किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? किसी भी चीज का साइज इस बात के ऊपर नहीं डिपेंड करता कि उसका नंबर क्या है, ठीक है, वो स्पेशली डिपेंड करता है उसकी यूनिट्स के ऊपर, उसकी यूनिट क्या है। तो यूनिट मीटर मीटर मीटर, ऑब्वियसली ये रूम बड़ा हो गया। और क्योंकि हम बोलते हैं ना इस रूम की डायमेंशन ये है, डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है। तो रूम की डायमेंशन इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है, ठीक है, और वो किस इसमें है। मैं बोलता हूं अभी ये एक रूम ये था मेरे पास, एक रूम ये था, तो दोनों में से बड़ा रूम कौन सा हो गया, यानी कौन से रूम की डायमेंशन ज्यादा हो गई। तो आंसर क्या आया? आंसर है नीचे वाला। आपने किस हिसाब से बताया कि उसकी डायमेंशन यानी वो रूम बड़ा था? आपने इस हिसाब से बताया कि मीटर है, बड़ी यूनिट है, और यहां पे छोटी यूनिट है। अगर यहां पे यूनिट बड़ी है तो रूम बड़ा होगा। यानी किसी चीज के डायमेंशन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस यूनिट में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, आपको अगर मैं बोलता हूं कि 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में कौन बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बात क्या आएगी? 1 मीटर बड़ा है ऑब्वियसली, जबकि 1 ही सेंटीमीटर है और 1 ही मीटर है। आपने किस बात से इसका डायमेंशन देखा, किस हिसाब से इसका साइज पता लगाया? यूनिट के हिसाब से ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास यूनिट्स होती है, ठीक है, उनके पास डायमेंशन होती है, और जिनके पास यूनिट नहीं होती उनको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। दैट मींस द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव यूनिट्स या व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सम यूनिट्स आर कॉल्ड एज डायमेंशनल क्वांटिटीज, एंड दोज व्हिच आर नॉट हैविंग यूनिट्स, जिनके पास यूनिट नहीं होती है, दे आर नोन एज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन होने का मतलब यूनिट होना, डायमेंशन लेस होने का मतलब यूनिट ना होना। यह बात पहले आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं। मैंने आपको यह बताया कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम अपने पूरे आसपास देखते हैं, जितनी भी आज तक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने जाना हो, मास, लेंथ, टाइम, जो भी, उन सारी चीजों को 4 कैटेगरीज में डाला जाता है, डिवाइड किया जाता है। उनमें से फर्स्ट क्या थी हमारे पास? डायमेंशनल कांस्टेंट, देन डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब आपके दिमाग में होगा सर ये तो बड़े अजीब से नाम है। कोई बात नहीं, अभी जब मैं इसका मीनिंग समझाना चालू करूंगा ना तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, यानी कि मैं सबसे पहले बात करता हूं डायमेंशनल कांस्टेंट की। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब मैं इनमें उन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करना चाहता हूं जिनके पास डायमेंशन तो होती है, डायमेंशन का मतलब यूनिट तो होती है, लेकिन उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको डिफरेंस पता है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है। कांस्टेंट वो चीजें होती है जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, और वेरिएबल बदलते रहते हैं। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते थे x y z, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 1 निकलेगी, किसी में 2 निकलेगी, किसी में 3/2 निकलेगी। जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। और नंबर अगर मैं बोलता हूं 100 नंबर, तो 100 ही रहेगा ना हमेशा, तो वो कांस्टेंट नंबर हो गया।
तो जो चीज हमेशा फिक्स रहती है दे आर कॉल्ड कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उनको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले नंबर का है हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट। मुझे उन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचना है, उन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचना है जिनके पास डायमेंशन हो, यानी कि यूनिट हो, लेकिन उनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं हो। अब सोचिए कि आपने ऐसी कौन कौन सी चीजों के नाम सुने हैं जिनके पास यूनिट तो होती है लेकिन उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। और मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा उनमें से कुछ एग्जांपल आपने पहले से सुन रखे होंगे, बस अभी वो याद नहीं आ रहा। एग्जांपल बताओ। पहला एग्जांपल है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। नाम सुना है, क्लास 9th में सुना है, कैपिटल जी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये था आपके पास। ठीक है, तो देखिए जरा ऐसा क्यों कि मैंने इसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहा। कैपिटल जी जो था वो था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये अब ये कैसे पता कि ये डायमेंशनल कांस्टेंट है? डायमेंशनल का मतलब उसके पास यूनिट होनी चाहिए, वो है, और कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। और आपको पता है कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा ये रहती है, कभी नहीं बदलती। तो वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट, ये था इसका मतलब। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसके पास यूनिट होती है और उनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। कोई और एग्जांपल? और क्या एग्जांपल हो सकता है बेटा इसका? स्पीड ऑफ लाइट सुना है, कितना होता है वैक्यूम में? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिक्स वैल्यू है नहीं है? फिक्स है। यूनिट है कि नहीं है? यूनिट भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड मेरे पास एग्जांपल आ गया सी, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जरा चेक करो कि डायमेंशनल कांस्टेंट है कि नहीं है। डायमेंशन का मतलब यूनिट है, तो डायमेंशनल हो गया, और कांस्टेंट वैल्यू इज फिक्स्ड, वैक्यूम में इसकी वैल्यू यही होती है। ठीक है, और कोई एग्जांपल हो सकता है इसका? चलिए अब मैं एक अलग एग्जांपल बताता हूं। हो सकता है आपने इसका नाम सुन रखा हो सकता है नहीं भी सुन रखा हो। ठीक है, ये तो आपने सुन ही रखे थे। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। वो एग्जांपल है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करते हैं सिंबल h से। ये आपको क्लास 11 के लिए भी याद रखना है। ठीक है, h से डिनोट करते हैं, और वैल्यू होती है कितनी? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो हमारे पास क्या इसका आंसर आया? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब मुझे बताइए कि डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ कि नहीं? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू इसकी फिक्स है, तो ये वैल्यू तो इसकी फिक्स रहेगी, और क्योंकि इसके पास यूनिट भी है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डायमेंशनल कांस्टेंट हो गई। इट इज हैविंग यूनिट एंड द वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ ली डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए और उसके पास यूनिट होनी चाहिए। अगर उसके पास यूनिट है, कोई सी भी यूनिट है, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, कोई सी भी यूनिट हो, तो वो हमेशा डायमेंशनल कांस्टेंट में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। अब बताओ नाम से क्या पता लगता है? डायमेंशनल वेरिएबल। मैं इस कैटेगरी में उन फिजिकल क्वांटिटीज को रखना चाहूंगा जिनके पास डायमेंशनल, यानी कि डायमेंशन तो है, यानी कि उनके पास यूनिट्स होती हैं, उनको किसी यूनिट के साथ लिखा जाता है, न्यूटन, मीटर, जूल, कूलम, कुछ भी। ठीक है, यूनिट तो होगी लेकिन उनकी वैल्यू बदलती रहती है। वेरिएबल, किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी क्वेश्चन में कुछ। अब अगर चलो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे बताएं? क्योंकि फोर्स की वैल्यू हम इसलिए नहीं बता सकते कि किसी न्यूमेरिकल में वो 20 न्यूटन निकल के आ रहा है, किसी में 12 न्यूटन निकल के आ रहा है, किसी में 5। फिक्स वैल्यू तो नहीं हुई। जब फिक्स वैल्यू नहीं होती तो क्या बोलते हैं हम उसके लिए? वेरिएबल। दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। और क्योंकि फोर्स अगर 20 न्यूटन आ गया तो न्यूटन तो है उसके पास, न्यूटन इज व्हाट? ऐसा यूनिट। ठीक है, तो यूनिट है उसके पास, तो यूनिट है उसके पास, प्लस उसके पास यूनिट होने के साथ क्या है? उसकी वैल्यू बदल रही है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो वो वेरिएबल भी है। अब सुनो, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आपने चीजें आज तक सुनी है, 99.9% चीजें इसी कैटेगरी में आती है। आप आज तक जितना भी फिजिक्स में पढ़ते आए हैं उनमें से मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी इसी कैटेगरी में आती है।
क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू आपने किसी क्वेश्चन में कुछ और निकाली, किसी में कुछ और निकाली, तो वेरिएबल हो गया। और क्योंकि उसके पास यूनिट भी होती है पास्कल, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास डायमेंशन भी है, तो दे आर कॉल्ड एज डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। यहां पर आप एग्जांपल हो सकता है प्रेशर, ठीक है, फोर्स हो सकता है, मास हो सकता है, वेट हो सकता है, बहुत सारी, मतलब मैक्सिमम जितनी चीजें आप सोच लेंगे ना वो सारी चीजें इसी में मिलेंगी आपको। मैक्सिमम जो दिमाग में पहली बार ख्याल आएगा वो 99% इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट किसको बोलते हैं, नाम से क्या पता लगता है, डायमेंशन लेस मतलब यूनिट लेस, उनके पास यूनिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कांस्टेंट मतलब हम उन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करना चाहते हैं जिनकी वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन उनके पास डायमेंशन लेस यूनिट नहीं होनी चाहिए, वैल्यू फिक्स और कोई भी यूनिट ना हो। सोचो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिनकी वैल्यू फिक्स हो और उनके पास कोई यूनिट ना हो। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, टेक टाइम, सोचो 10-20 सेकंड तक, फिर मैं बताता हूं। दिमाग खोलना पड़ेगा, इतना मुश्किल नहीं है, बस दिमाग खोलना है, एक्सप्लोर करना है। सोचो, यूनिट नहीं होनी चाहिए और वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। चलिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं। पाई सुना है कि नहीं, पाई सुना है ना, कितनी वैल्यू होती है पाई की, 22/7 एंड द वैल्यू इज 3.14, आगे भी चलती रहती है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू फिक्स है कि नहीं। पाई की वैल्यू आज तक आपने इन दोनों में से तो कोई रखी होगी, फिक्स वैल्यू है, 22/7 को ही सॉल्व करके आ रहा है, वैल्यू फिक्स हो गई। और यूनिट क्या होती है, कभी सुना है 22/7 मीटर, 22/7 सेकंड्स, कभी सुना है, नहीं सुना ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी वैल्यू तो फिक्स है, वैल्यू फिक्स है लेकिन कोई यूनिट नहीं है। क्योंकि वैल्यू फिक्स हो गई इसलिए हो गया कांस्टेंट, और क्योंकि यूनिट नहीं है इसका मतलब डायमेंशन लेस। क्लियर है, तो डायमेंशन लेस हो गया और क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स थी इसलिए वो कांस्टेंट था। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एक एग्जांपल होता है आपके पास Na, इट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। नाम सुना है इसका, केमिस्ट्री में सुना होगा एवोगैड्रोस नंबर। अभी एवोगैड्रोस नंबर क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 10⁻23 10⁻23। फिक्स वैल्यू है ना, यही रहती है ना हमेशा, ये वैल्यू रहती है और आगे कोई यूनिट नहीं है। क्योंकि वैल्यू फिक्स है इसका मतलब कांस्टेंट, और क्योंकि आगे यूनिट नहीं है इसका मतलब डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, दुनिया के सारे नंबर 1 2 3 जो भी है इन सब की वैल्यू फिक्स होती है और उनके पास कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये हमारे पास हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स में। ठीक, अब बची हमारे पास फोर्थ चीज, फोर्थ है हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स मैं लिख देता हूं इसमें यहां पे। फोर्थ वन, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। क्या पता लगा नाम से, डायमेंशन लेस का मतलब यूनिट नहीं होगी, और वेरिएबल का मतलब वैल्यू बदलती चली जाए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब पता है सबसे कमाल की बात क्या है, इसमें दो एग्जांपल वो आते हैं जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ रखे हैं, दो एग्जांपल तो वही आएंगे। चलो पहले 10th का बताता हूं, इसका आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना था आपने क्लास 10th में, सुना होगा लाइट वाले चैप्टर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीजों के लिए अलग हो सकती है। जैसे मैं बोलता हूं द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड इज 2.42, डायमंड के लिए क्या है, डायमंड के लिए इसकी वैल्यू 2.42 है, ग्लास के लिए इसकी वैल्यू कितनी है 1.52 है। ठीक है, इसी तरीके से वाटर के लिए इसकी वैल्यू है 1.33 एंड सो ऑन। वैल्यू बदल रही है ना, फिक्स तो नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है।
अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वो दुनिया की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जो सारी ट्रांसपेरेंट है। तो डायमंड के लिए इतना है, ग्लास के लिए इतना है, वाटर के लिए इतना, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल। अब डायमेंशनलेस, क्या अपने डायमंड की या ग्लास का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1.5 भी लिखते थे क्लास 10 में, तो 1.5 के आगे कुछ लिखा? मीटर, किलोमीटर पर सेकंड कुछ लिखा? नहीं लिखा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास नंबर तो होता है, नंबर होता है सिर्फ, लेकिन आगे कोई यूनिट नहीं होती। तो नंबर के आगे अगर यूनिट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया वो। तो डायमेंशन लेस तो हो गया बिकॉज इट इज नॉट हैविंग यूनिट, और वेरिएबल क्यों हो गया? क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती रहती है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बदलती रहती है, मटेरियल टू मटेरियल बदलती रहती है, ठीक है। तो अब सुनो, एक तो हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड एग्जांपल है हमारा क्लास 9 से। क्लास 9 में हमारे पास एग्जांपल था रिलेटिव डेंसिटी, याद आ रहा है? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। तो उसका आंसर भी कभी 1.4 आएगा, कभी 13.6 आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन आगे कोई यूनिट नहीं लिखी होती। इसका मतलब ये हो गया कि वो भी आपके पास डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल, क्योंकि अगर आप रिलेटिव डेंसिटी ग्लिसरीन की निकालते हैं तो कुछ और आएगा, मरकरी की निकालेंगे तो कुछ और आएगा, और आयरन की निकालोगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। तो वैल्यू बदलती रहती है और यूनिट नहीं होती, तो यहां पे आपके पास रिलेटिव डेंसिटी भी आ जाएगा, डेंसिटी एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ये एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल के, यूनिट नहीं है इनके पास और इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आपने आज तक देखी हैं, आज तक सोची हैं, ठीक है, वो इन चारों में से किसी कैटेगरी में पक्का आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता वो इन चारों में से किसी कैटेगरी में आए, जो भी सोच लोगे ना वो इन चारों में से किसी एक में जरूर आएगा, ठीक। तो मैं रिकॉल करा दूं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज 4 तरीके की थी: डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ये हमारे पास 4 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरीज होती है, ठीक है। जिन बच्चों ने मुझे लेट ज्वाइन किया हो वो इस वीडियो का रिपीटेशन जरूर देखेंगे, तब उन्हें पता लगेगा कि सारी चीजें कितनी आसान थी जो हमने अब तक करी है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ आगे की। आपको मैंने डायमेंशन लिखना सिखाया, ठीक है, कि किसी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनता है। हालांकि उसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप सोचेंगे सर ये आपने बता तो दिया कि डायमेंशन फॉर्मूला करना, इसका काम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? तो मैंने आपको कहा था कि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक है डायमेंशनल एनालिसिस, एक है एरर एनालिसिस, और एक है हमारे पास मेजरमेंट। ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनती है। इसमें जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसमें जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उन्हें करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो भी पूछें। अभी आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे हम इसको करेंगे, और ध्यान रखना ये बहुत ईजी है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा हो सकता है कि उसका आंसर आप मुझे ओरली बता देंगे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन एग्जाम में कुछ और तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस में अब तक जो हमने पढ़ा उसका यूज क्या है, ठीक है। लेट्स सी दैट। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जब भी आपका एग्जाम होगा तो इसके क्वेश्चन पक्के आने ही आने हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर शीट भी मिलेगी, आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। जो हम आज कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उनको आप ट्राई करिएगा। देखो नहीं होगा कोई टेंशन नहीं है, ट्राई करिए, ठीक है, और फिर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ओके। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में हमें 4 चीजें करनी है। पहली चीज है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर। किसी एक यूनिट को आपको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या निकलता है, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर, ठीक है। सेकंड चीज आपको करनी है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, एक्यूरेसी ऑफ अ फॉर्मूला। किसी फॉर्मूले को चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। मतलब फॉर्मूला आपको गिवन होगा और डायमेंशन के हेल्प से आप ये चेक करें कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी चीजें हैं,
इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और मैं लिटरली बोल रहा हूँ क्लास 9 का बच्चा भी कर सकता है इसको। इसलिए दिमाग में कोई ऐसा नहीं बढ़ाना कि भाई क्या चीज है क्या मुश्किल है, नहीं, आने दो चीजों को, होने दो, देखते रहो, चीजें हो जाएंगी आराम से। थर्ड हमारे पास है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, अभी नाम से आपको समझ नहीं आए, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। फोर्थ हमारे पास होता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, देखो अगर डायमेंशन एनालिसिस का कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, मान लो एक ही क्वेश्चन आ रहा है डायमेंशन एनालिसिस का, तो वो इससे जरूर आएगा, 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा, ठीक है, ये पक्का है बिल्कुल, ऐसा कोई पेपर नहीं बनता इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक। तो अब सुनो, ये 4 चीजें आपको सीखनी है, मतलब इन 4 चीजों में यूज हो रहा है डायमेंशन का, ठीक। तो हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर। पहले पार्ट में क्या है कि ये क्या चीज है, और ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपने सुना नहीं रखा होगा, पहले सुन रखा होगा आपने पहले, लेकिन हम इसको अलग तरीके से कुछ करेंगे। ये देखिए, तो फर्स्ट हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर। तो इससे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि मुझे 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल, क्लास 9 से करते आ रहे हैं इस काम को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? कर सकते हैं? आंसर रेडी है? करके देख लो, फिर मैं बताता हूं कि आप कैसे करते होंगे उसको और उसका आंसर क्या आएगा। इसको बोलते हैं कन्वर्जन, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, कन्वर्जन, यही सीखना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। आपने 18 लिख लिया और उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे करते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसे कर रहे होंगे आप लोग। इसको बोलते हैं कन्वर्जन। मैं आपको मीनिंग सिखा रहा हूं, किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर। उसी को सीखना है, लेकिन तरीका अलग होगा, ठीक है। एक ही चीज को हमको सीखना है इस तरीके से, लेकिन उसको तरीका अलग होगा। अब उसका तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूं। मैं सेम ही क्वेश्चन को अलग तरीके से करूंगा और आंसर भी यही आएगा, ठीक है। अब वो क्या तरीका है सीखिए। ये तो आपको पता है ना कि 18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 5 आता है, सब लोग श्योर हो गए? तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या करना है हमको। इसको करना कैसे है? डायमेंशन के से। अगर आपने इस क्वेश्चन को आपसे बोल लिया, मान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ये आपसे पूछा और आपने ऐसा कर दिया, तो पता है क्या मिलेगा? 0। आंसर सही है, तरीका गलत है, तरीके को ही फॉलो करना है, ठीक है। अब वो क्या मतलब, ये तो मेथड अपने आप में सही है, लेकिन डायमेंशन लगा के नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करना है। देखो मुझे लिखना है 18 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले कैसे करते हैं समझ लो पहले एक बार ढंग से, ये आपने समझ लिया फिर आपसे क्वेश्चन फटाफट होने चालू हो जाएंगे। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू समथिंग मीटर पर सेकेंड। भाई फिलिप्स में अगर ये क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आएगा ना, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू समथिंग मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब मैं इसको कैसे लिखता हूं, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अब पता है n1 क्या है, u1 क्या है, n2 क्या है, u2 क्या है। n1 का मतलब है नंबर इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, n1 का मतलब सिर्फ नंबर है। u1 का मतलब क्या होता है, वो होती है फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट क्या थी जिसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। n2 का मतलब क्या है, नंबर इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। और u2 क्या है हमारे पास, सेकंड यूनिट। तो बहुत सीधी सी बात हो गई, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन में लिखना होता है, ये मैंने आपके लिए लिखा है कि आप इसको समझ सके। देखिए n का मतलब क्या होता है, नंबर, u का मतलब होता है यूनिट। तो n1 का मतलब नंबर इन फर्स्ट यूनिट, एंड u1 का मतलब फर्स्ट यूनिट।
N2 का मतलब नंबर इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, U2 का मतलब सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ये इसका मतलब निकलता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब आएंगे मजे हमारे, कैसे करना है। तो इसको आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, आपको इसके सोल्यूशन में इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसको आप नहीं भी लिखेंगे ना एग्जाम में तब भी काम चल जाएगा, बस मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको कैसे करना है। देखिए, N1 का मतलब, अब मुझे क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में मुझे निकाला कि N2 निकालना है, तो N2 कितना आएगा मेरे पास निकल के, N2 निकल के आएगा N1 U1 अपॉन U2, N1 U1 अपॉन U2। अब इसके अंदर N1 का मतलब 18 था, U1, अब U1 और U2 का मतलब तो यूनिट है, लेकिन हम क्या करेंगे, U1 का मतलब होता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, तो हम यूनिट ना लिख के क्या पता है क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको ये पता है कि किलोमीटर पर आवर में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, किस चीज की यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है, किसकी, स्पीड की या वेलोसिटी की, और मीटर पर सेकंड भी उसी की होती है। ऑब्वियसली मैं स्पीड को स्पीड में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो अब मुझे U1 और U2 की जगह क्या लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है स्पीड का। ढंग से समझना, बस एक ही क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि नई चीज सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी क्योंकि सबका मेथड एक ही है। देखो, वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ना याद हो फिलहाल के लिए तो मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस के लिए L होता है, टाइम के लिए T होता है, तो क्या आता है L, T ऊपर चला जाता है तो T की पावर -1 हो जाता है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का, और यही स्पीड का भी है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था ना जब तक डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो उन्हें हमें सीखना है, याद ना हो तो उसको हम क्रिएट करना सीख लें। ठीक, अब देखो U1 जो है, U1 क्या है, स्पीड है, U2 क्या है, वो भी स्पीड है, तो मैं स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा LT-1, ठीक, अपॉन नीचे वाले के लिए भी LT-1 ही लिखूंगा। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ कि ऊपर वाला भी स्पीड है और नीचे वाला भी स्पीड है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। अब आपके दिमाग में एक बात होगी, क्या बात, कि सर LT-1 ऊपर है LT-1 नीचे है, काट देते हैं, दोनों सेम ही तो है, लगेगा ना, बिल्कुल भी नहीं करना। दोनों सेम क्वांटिटी है लेकिन सेम है नहीं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड सेम नहीं होते। दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों ही स्पीड की यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, U1 जो है, मैंने LT-1 लिख दिया, तो मैं U1 लिखा था तो यहां 1 1 लगा दूंगा, और यहां पे U2 है तो मैं 2 2 लगा दूंगा, ताकि दोनों को हम अलग अलग दिखा सके। डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम है क्योंकि दोनों के दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड अलग अलग होती है ना। तो पहले जहां पे U1 लिखा था तो मैंने L1 T1 -1 कर दिया, और जहां पे U2 लिखा था L2 T2 -1 कर दिया। तो बात कुल मिला के बहुत सिंपल सी बात है, जो आपके पास यूनिट है उसकी जगह आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, किसका, उस चीज का जिसको आप बदल रहे हैं, स्पीड को स्पीड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली स्पीड का आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब बस इतनी ही प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन के अंदर, अब ये इजी है, अब तो बहुत सिंपल है, अब क्लास 8 का बच्चा भी इसको करेगा। N2 इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको, देखिए N2 इज इक्वल टू क्या आता है, 18 तो था बाहर, मैं इसको लिखता हूं L1 अपॉन L2, लेंथ वालों को एक साथ ले लो, और T1 अपॉन T2 टाइम वालों को एक साथ लिख लो। इसकी पावर भी -1 है, इसकी पावर भी -1 है, तो मैं दोनों की पावर -1 कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो 18, L1 की जगह क्या लिखेंगे, L1 का मतलब था लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ किस में है, किलोमीटर में, तो मैं लिखूंगा ऊपर किलोमीटर, अपॉन L2 का मतलब लेंथ इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। लेंथ किस में दे रखी है, मीटर में है दूसरे में, तो यहां मैं मीटर लिख दूंगा, अपॉन T1 का मतलब टाइम इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, वो किस में है, R में, तो यहां मैं R लिख दूंगा इसको, अपॉन T2 का मतलब टाइम इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में किस में है, सेकंड में, पावर आ गई -1। अब चेक करो भाई, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों क्वांटिटी को, दोनों के दोनों जो यूनिट्स है उनको आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर और मीटर को सॉल्व करना है तो मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूं, क्या आता है 1000 मीटर अपॉन मीटर, और आर में 60 into 60 सेकंड्स होते हैं, 60 into 60 सेकंड्स अपॉन सेकंड, पावर -1। ठीक है,
तो मीटर से मीटर चला जाएगा, सेकंड से सेकंड चला जाएगा, क्या आया 18 इंटू 1000 इंटू 60 इंटू 60 हो गया 3600 और पावर थी -1। अगर मैं इसको अपॉन में कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/3600, क्योंकि 3600 की पावर -1 है, इसका मतलब 1/3600। अब इसको जब आप कट करोगे तो क्या आएगा, ये 5 आएगा और ये 18 आएगा। तो फाइनली क्या बचा मेरे पास, मैं लास्ट में यहां लिख देता हूं। फाइनली मेरे पास बचा n2 इज इक्वल टू 18 इंटू 5/18, यानी कि 5। n2 की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मैं चलो फाइनली यहां पर लिख देता हूं। इसका आंसर क्या निकल के आया हमारे पास, इट इज 18 किलोमीटर पर आवर n1u1 इज इक्वल टू n2। n2 की वैल्यू क्या निकाली हमने, 5 मीटर पर सेकेंड। अब भाई आपके दिमाग में बात हो सकती है कि सर जिस क्वेश्चन को हम एक ही लाइन में कर सकते थे उसके लिए पूरा बोर्ड भरने की जरूरत क्या है। हो सकता है आपके दिमाग में बात हो, तो बेटा एक बहुत सीधी सी बात है, उस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कर तो देंगे, नंबर मिलेंगे 0। और अगर बोर्ड पूरा का पूरा इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया तो नंबर मिलेंगे फुल मार्क्स, जितने का भी होगा। क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है कि डायमेंशन फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना है। क्लास 11 में ऐसे करना है चीजों का। अच्छा चलो, अगर आपको ये लगता है कि चलो किलोमीटर पर आवर से तो मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट निकालने जानता हूं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 जूल को अर्ग से में कन्वर्ट करना है, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, अब यहां तो भाई दिमाग ब्लॉक हो जाएगा आपका, ये तो हमने कभी सीखा ही है ना। तो आप इस तरीके से उन अननोन चीजों को भी निकाल सकते हैं जो आपने कभी नहीं सीखे, जिनको आपने डायरेक्ट लर्न नहीं किया कभी। ठीक है, ये इसका मतलब निकलता है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये एक मेथड मैंने आपको सिखाया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसको आप ट्राई करेंगे, नहीं होंगे कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में पहले बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन था एक सिंपल क्वेश्चन, हो सकता है आपको सिंपल ना लगा हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर ये सिंपल नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। आपको लगा सर ये तो बहुत ही अजीब सा है, ये क्या है, हमने तो आज तक ऐसा फिजिक्स में कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसे फिजिक्स तो हमने कभी पढ़ी नहीं। भाई ठीक है, आपने ऐसी फिजिक्स आज तक पढ़ी नहीं क्योंकि आपने अब तक फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ा ही नहीं है, उसको हमने पढ़ा है हिस्ट्री की तरह। ओम्स ने ये कहा था, रट लिया, बात खत्म, एग्जाम में लिखे आए, मार्क्स आ गए। लेकिन ओम ने जो कहा है उसके अंदर की गहराई क्या है, वही तो फिजिक्स है। ठीक है बेटा, राइट। तो बात यही है कि जो आपको मैंने अभी सिखाया है, ये मेथड आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को आपको एक बार और देखना है, कम से कम एक बार और देखे तो आपको ये पता लग जाए कि अच्छा ये तरीका होता है। ठीक है, और मैं आपको इंश्योर करता हूं सिर्फ एक क्लास मुझे और चाहिए, उसके बाद आप इसके अंदर महारथी हो जाएंगे। कंफर्म बात है, बिल्कुल महारथी हो जाएंगे। अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, वो आपके होमवर्क रहेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आते ही साथ सबसे पहले मैं उन दोनों के आंसर बताऊंगा, फिर हम दूसरा तरीका सीखेंगे डायमेंशन एनालिसिस को और कैसे करना है। होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड है कन्वर्ट 108 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। देखो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप एक एक लाइन में निकाल सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन बेटा इसको आपको उस मेथड से करना है जो मैंने बताया। उस मेथड से करोगे तो आपको वो क्वेश्चन आएंगे जो मैं अब बता रहा हूं आपको। वो क्या है, कन्वर्ट, ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ये वो क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आते हैं स्पेशली। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। अब ये अर्ग क्या है मैं आपको बता दूं, ये होती है सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क डन। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी लेंथ इसमें होगी सेंटीमीटर में, मास होगा ग्राम में, और टाइम होगा सेकंड में। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स। डाइन भी सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की, डाइन नहीं है, डाइन। ठीक है, राइट। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में यहीं से इसको शुरुआत करेंगे, आप इसको ट्राई करिए,
नहीं होंगे कोई टेंशन की बात नहीं, इनिशियल लेवल पे थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो बहुत हो जाएंगी अगर आपने कुछ नहीं किया तो। कुछ करते रहिए, थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ोगे ना, फिर हम चीजें पक्की कर लेंगे। ठीक है बेटा, राइट, ओके देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जोश के साथ।